नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशांक सिंह राजपूत। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 स्कूल पर। तो दोस्तों, अभी तक हम सभी लोग 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ रहे थे, जिसका हम लोगों ने अभी तक 4 लेक्चर किया है ना। कितने लेक्चर्स हमने किए हैं? 4 लेक्चर किए हैं, ठीक है। तो 4 लेक्चर में बेटा हम सभी लोगों ने क्या क्या सीखा है? 4 लेक्चर पिछले लास्ट 4 लेक्चर्स में हमने क्या क्या सीखा है? हमने सीखा है कि इंट्रोडक्शन ऑफ द 3D ज्योमेट्री क्या होती है। उसके बाद डीसीज और डीआरस भी हमने सीखा है। इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन द स्पेस कैसे निकालते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है, कैसे निकालते हैं 2 लाइंस के बीच में। और उसके बाद हमने एक्सरसाइज 11.2 के बारे में बहुत ही डिटेल डिस्कशन किया है पिछले लास्ट 4 क्लासों में। तो जिन भी बच्चों ने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी है, आप सभी लोगों से बहुत रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग बेटा उन सब क्लासों को जरूर देखिए, क्योंकि वो सारी क्लासें आपकी बेसिक्स को बहुत ही ज़्यादा क्लीन और क्लियर कर देंगे। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं प्लेन एंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन द फॉर्म ऑफ नॉर्मल, ठीक है। जो भी प्लेन की इक्वेशन है उसको, इसका जो नॉर्मल वाला फॉर्म होता है, इसके बारे में हम सभी लोग बहुत ही डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोग इस सेशन को बहुत ही ध्यान से सुनिए। अपना पेन कॉपी सब कुछ लेकर बैठिए और अच्छी तरीके से एक एक नोट को नोट डाउन कीजिए। और इन केस अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप हमसे पूछना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। तो आ जाते हैं सबसे पहली बात यहाँ पर कि किसी भी प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें बेसिक चीज़ों की क्या आवश्यकता होती है। अगर हमारे पास कहीं पर भी आपको इक्वेशन ऑफ द प्लेन निकालनी हो, ठीक है। अभी तक हमने क्या सीखा था? अभी तक हमने सीखा था बेसिकली कि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में किसी भी लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हो। जैसे मान लेते हैं ये लाइन है, ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में है। ये कहीं ना कहीं इसका इस वाला कोऑर्डिनेट का भी XYZ कोऑर्डिनेट होगा और इस वाले पॉइंट का भी कोई ना कोई XYZ कोऑर्डिनेट होगा। तो ये बेसिकली दिस लाइन इज इन 3 डायमेंशनल स्पेस, ओके। अगर बेटा आपको इसकी इक्वेशन निकालनी है, आई हैव गिव यू डिटेल डिस्कशन अबाउट दिस कि हम इस लाइन की इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। आई होप आप इस चीज को समझ पाए होंगे लेक्चर नंबर 3 में, ठीक है। तो इसके बाद बेटा, इसके बाद आज हम सभी लोग क्या सीखने वाले हैं? इक्वेशन ऑफ द प्लेन आप कैसे निकालते हो। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ डिजिटल बोर्ड, ठीक है। इसकी कुछ ना कुछ यहाँ पर देखो हाइट है, कुछ ना कुछ विड्थ है और कुछ ना कुछ इसकी गहराई भी है। तो बेसिकली दिस इज अ 3 डायमेंशनल प्लेन। हम इस लेक्चर में ये चीज़ सीखने वाले हैं कि आखिरकार इस प्लेन की डायरेक्शन कैसे हम मेजर करते हैं। किसी भी पॉइंट से, जैसे मान लो ये पॉइंट कोई बाहर है इस प्लेन के, इस पॉइंट से इस प्लेन की जो डिस्टेंस होती है उसको कैसे मेजर करते हैं। इस प्लेन के डीसीज और डीआर्स कैसे हम निकालते हैं, क्या होते हैं डीसीज और डीआर्स प्लेन के। इसके बाद बेटा हम सभी लोग सीखने वाले हैं कि अगर कोई प्लेन है, ठीक है, वो किसी एक फिक्स पॉइंट से पास हो रहा है तो हम उस प्लेन की इक्वेशन को कैसे निकालते हैं, ठीक है। और अगर हमारे पास 3 पॉइंट गिवन है जो कि नॉन कोलिनियर पॉइंट है, जैसे मान लो कोई पॉइंट यहाँ पर है, कोई पॉइंट यहाँ पर है और कोई पॉइंट यहाँ पर है, और आपको बोला जाए कि 3 पॉइंट से पास होने वाले किसी प्लेन की आप इक्वेशन बताओ, ऐसे पॉइंट्स जो कि नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो, तो आप उनकी इक्वेशन को कैसे फाइंड आउट करते हो। तो दोस्तों, इस सेशन में बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखने वाले हैं 1 बाई 1, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए और आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों 1 बाई 1 हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि जैसे आपके पास कोई प्लेन है, मान लेते हैं, इमेजिन करो आपको इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, जो कि दिस इज अ डिजिटल बोर्ड, ठीक है। आपको इसकी इक्वेशन निकालनी है और यहाँ पर बस मैं आपके एक रेफरेंस के लिए एक प्लेन यहाँ पर बना देता हूँ, ठीक है। मैंने एक प्लेन बना दिया। तो बेटा आपको इक्वेशन ऑफ द प्लेन फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? एक तो नॉर्मल ऑफ द प्लेन चाहिए, ठीक है। प्लेन का नॉर्मल क्या होता है बच्चों? मैंने आपको बताया है कि नॉर्मल क्या होता है। नॉर्मल बेसिकली परपेंडिकुलर वाली कोई चीज़, जैसे मान लो ये हमारी फर्श है, मैं इस फर्श पर 90 डिग्री पे खड़ा हूँ तो मैं इस फर्श का नॉर्मल हूँ। समझ में आया? जैसे मान लो ये एक प्लेन है, ये लाइन को अगर मैं इसको खड़ा कर दूं, आप इसे लाइन समझो, तो ये जो पेन मैं पकड़ा हूं ये इस प्लेन की क्या है? नॉर्मल है। बेसिकली नॉर्मल क्या होता है कि परपेंडिकुलर लाइन, किसी भी सरफेस का जो परपेंडिकुलर लाइन होता है, दैट इज नोन एज नॉर्मल। तो बेटा प्लेन का आपको नॉर्मल गिवन होना चाहिए। जैसे मान लो ये जो है, ये दिस लाइन इज द नॉर्मल ऑफ द प्लेन। ये वाली लाइन क्या है बेटा? नॉर्मल ऑफ द प्लेन, ठीक है। अगर इसको मैं प्लेन बोल दूं
तो ये वाली लाइन क्या होगी, नॉर्मल ऑफ द प्लेन। तो आपको नॉर्मल ऑफ द प्लेन जो है ये पता होनी चाहिए। उसके बाद क्या है बेटा, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन एक प्लेन में क्या होता है और उसकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है। बस आप इतना अभी समझो कि आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इनकेस मान लो कभी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि एक प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और नीचे आपके सामने 4 ऑप्शन बना दिए जाए, तो उसके लिए बेसिकली ये क्वेश्चन है। और अगला चीज़ क्या होना चाहिए, passes through a point and it is perpendicular to a given direction। बेटा ये एक फिक्स पॉइंट से पास होना चाहिए, ये एक किसी ना किसी एक फिक्स पॉइंट से पास होना चाहिए और इसकी जो है एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है आपको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि इसकी डायरेक्शन क्या है। देखो, passes through a point and it's perpendicular to a given direction, ये किस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, बेसिकली इसके परपेंडिकुलर हो गया ये वाला प्लेन। आई होप बेटा ये चीज़ आप विजुलाइज कर पा रहे होगे। दिस इज जस्ट लाइक ये आपका फर्श और उस पे आपका कोई एक लाइन खड़ा है, दैट इज जस्ट लाइक दैट। तो ये जो लाइन है इसे ही हम क्या बोल देते हैं, प्लेन का नॉर्मल। इसे हम क्या बोल देते हैं बच्चों, प्लेन का नॉर्मल। और दिस इज नोन एज प्लेन, ठीक है, दिस इज नोन एज प्लेन और दिस इज नोन एज पॉइंट, ठीक है। तो बेसिकली आपको किसी भी प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए आपको किन 3 चीज़ों की जरूरत पड़ सकती है। फर्स्ट वन इज द नॉर्मल ऑफ द प्लेन, सेकंड वन इज द प्लेन की जो कोई ना कोई पॉइंट पता होना चाहिए, और तीसरी चीज कि ओरिजिन से इस प्लेन का डिस्टेंस मालूम होना चाहिए। इसका क्या मतलब है मैं अभी आपको समझाता हूँ। बस अब इस स्लाइड पर आ जाओ। सबसे पहली बात बेटा मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आपको वेक्टोरियल फॉर्म में प्लेन के इक्वेशन के डेरिवेशन पे नहीं जाना है, ठीक है। इसके पीछे रीजन है, क्योंकि अगर आप डेरिवेशन वाले पोर्शन पे जाओगे तो आप सिर्फ और सिर्फ बेटा कंफ्यूज हो जाओगे, इसके अलावा आपको कोई भी मतलब नहीं होगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर इसका डेरिवेशन वाला पोर्शन मैंने स्किप कर दिया है, क्योंकि वो आपके एग्जाम के लिए भी कोई रिलेवेंट नहीं रखता। और अगर आप उसको सीखने की कोशिश करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, कंप्लीटली कंफ्यूज हो जाओगे। सो आई वुड सजेस्ट यू कि आप इसके डेरिवेशन के पोर्शन पे ना जाएं, आप इसके फार्मूला के पोर्शन पे जाएं और एक बार को समझ लें कि आखिरकार ये फार्मूला कहता क्या है। देखो बेटा आपके पास यहाँ पर कोई देखो ये प्लेन है, दिस इज अ प्लेन, ठीक है, दिस इज अ प्लेन। और यहाँ पर देखो आपके सामने एक नॉर्मल है, ठीक है। ये वाली लाइन देखो, ये वाली, ये कौन सी लाइन है बेटा, ये एन वेक्टर है। दिस इज एन वेक्टर, बेसिकली नॉर्मल का वेक्टर, ठीक है। ओ एन क्या है बेटा, एन वेक्टर है, नॉर्मल का वेक्टर। और इस पे देखो कोई पॉइंट पी ले रखा है जिसे हमने आर वेक्टर का नाम दे दिया है, जिसे हमने आर वेक्टर का नाम दे दिया है। तो यहाँ पर बेटा किसी भी प्लेन की वेक्टर के फॉर्म में इक्वेशन क्या होती है, आर डॉट एन इक्वल्स टू डी। यहाँ पर जानने वाली जो बात है वो ये है कि यहाँ पर आर क्या होता है बच्चा। यहाँ पर देखो आपके सामने 3 टर्म्स लिखे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। यहाँ पर देखो आर क्या है, आर है पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट लाइंग ऑन द प्लेन। क्या है कि कोई एक ऐसा पॉइंट, जनरल पॉइंट है ना, कोई एक ऐसा पॉइंट, जनरल पॉइंट जो कि इस प्लेन पर लाई करता है। ये बात समझना, ये बात समझना कि बेटा ये जो P पॉइंट है ना, जो R वेक्टर है, ये कहाँ पर है, ये आपके प्लेन पर है। जैसे समझ लो दिस इज योर फर्श, R वेक्टर कहाँ पर है, आपके इसी प्लेन पर ही लाई कर रहा है, ठीक है। दूसरी चीज N वेक्टर क्या है बेटा, ये एक यूनिट नॉर्मल वेक्टर है। क्या है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर पैरेलल टू द नॉर्मल दैट जॉइंस द ओरिजिन टू द प्लेन। ये बात आप समझ पा रहे हो। देखो ओ क्या है बच्चा, ओ है ओरिजिन, ठीक है, ओ क्या है ओरिजिन। और ओ से जब तुम इस प्लेन पर आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे, ओ से जब इस प्लेन पर आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे, नॉर्मल परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो इस लाइन की एक डायरेक्शन होगी। तो जो एन वेक्टर है बेटा ये एक यूनिट वेक्टर है, किसके पैरेलल है, ये इस नॉर्मल के पैरेलल एक यूनिट वेक्टर है। कहने का मतलब क्या हो गया कि ये जो एन वेक्टर होगा ये भी प्लेन के तो परपेंडिकुलर ही होगा कि नहीं, मुझे बताओ। एन वेक्टर जो यहाँ पर होगा वो प्लेन के परपेंडिकुलर होगा कि नहीं, मुझे बताओ। क्यों होगा, क्योंकि बच्चा ये किसके पैरेलल है, ये ओ एन के पैरेलल है। और ओ एन क्या है, ओ एन बेसिकली ओरिजिन से प्लेन पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यही क्या है, ओ एन है, ठीक है। ओ एन क्या है,
परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मतलब समझ लो कि अगर यहाँ पर देखो, अगर इस फर्श को तुम एक प्लेन मान लो और यहाँ मैं ऊपर एक पॉइंट O ले लूँ, ठीक है, दिस पॉइंट इज द ओरिजिन, और यहाँ से आपकी ये जो फर्श से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये हो गई आपकी D, ठीक है। और नॉर्मल वेक्टर क्या होगा बेटा, इसी परपेंडिकुलर ये जो लाइन आप ड्रॉ करोगे इसी के पैरेलल एक यूनिट वेक्टर को हम एन वेक्टर कहते हैं। आई होप ये चीज क्लियर होगा। और डी क्या है बच्चा, डी है डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। डी क्या है, डी ये वाली लेंथ है, डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। बताओ, तो बेटा ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। यहां पर आर क्या है, आर एक कोई जनरल पॉइंट है जो कि प्लेन पर लाई करता है, ठीक है। और एन क्या है बेटा, एन एक यूनिट वेक्टर है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। और डी क्या है, डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, कहां से, ओरिजिन से ऑन द प्लेन। चलो इसके बाद बेटा यहां पर देखो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें सीखते हैं। यहां पर देखो क्या लिखा है कि इक्वेशन 2 गिव्स द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। इक्वेशन 2 कौन सी है, यही इक्वेशन 2 हो गई आपकी, ठीक है। यहां पर मैंने लिखा नहीं था। और इक्वेशन 2 बेटा है क्या, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल्स टू डी। यही आपका जो है, यही आपकी प्लेन की इक्वेशन है, किसके फॉर्म में, वेक्टर के फॉर्म में, ठीक है। तो बेटा बेसिकली कहने का मतलब ये हुआ, कहने का मतलब क्या हुआ कि यहां पर जो आर वेक्टर लोगे आप, यहां पर आर वेक्टर आप क्या लेगो, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। आर वेक्टर आप यही लोगे, क्यों, क्योंकि भाई आर तो जनरल पॉइंट है ना इस प्लेन पर। देखो ये एक प्लेन है, इस पे ये आर कोई जनरल पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट आप क्या लिखते हो, जनरल पॉइंट के एक्स वाई जेड लिखते हो, तो वही लिख दिया, ठीक है। और देखो एल एम एन क्या है बेटा, डायरेक्शन कोसाइन है किसके, एन वेक्टर के। ये चीज समझने वाली है कि जो एन वेक्टर है ना, एन वेक्टर को आप कैसे लिखोगे, देखो एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, कि जो यहाँ पे बेटा आप एन कैप लिखते हो, यहाँ पर जो आप एन वेक्टर लिखते हो, ये बेसिकली क्या होता है, एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। ये चीज होता है बेटा आपका एन वेक्टर, ठीक है। और एन वेक्टर होता क्या है, प्लेन के जो परपेंडिकुलर वाला वेक्टर होता है उसे ये आप क्या कह देते हो, एन वेक्टर, ठीक है। अच्छा अब प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, आर डॉट एन इज इक्वल्स टू डी। तो बस अगर आप इसे इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे आर डॉट एन, तो आर डॉट एन कितना हो जाएगा बताओ, आर डॉट एन ये कितना हो जाएगा बेटा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। और इसमें एन वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। बताओ मुझे समझ आ रही है इतनी बात। तो मैं इसको नीचे से यहाँ से इरेज कर दे रहा हूँ। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी बच्चों, ठीक है। बच्चों मुझे बताते रहना कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही हैं कि नहीं। आई होप बेटा समझ आ रही होगी। तो यहाँ से जब आप दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लोगे तो आपके सामने आ जाएगा बच्चों एक्स एल प्लस वाई एम प्लस जेड एन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमारे पास बच्चों क्या आ गया, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर हमारे पास क्या आ गया बच्चों, एक्स एल प्लस वाई एम प्लस एन प्लस जेड एन इज इक्वल्स टू डी भी होता है, डी भी होता है। तो यहाँ से हमारे पास बच्चों प्लेन की जो इक्वेशन आ जाती है, यहाँ पर बच्चों हमारे पास प्लेन की इक्वेशन क्या आ गई बताओ। यहाँ पर देखो प्लेन की इक्वेशन बच्चों हमारे पास आ गई एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल्स टू डी। दिस इज योर इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन द कार्टेशियन फॉर्म। ये क्या हो गया बच्चों, इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन द कार्टेशियन फॉर्म। और जहां पर एक्स वाई जेड आपका नॉर्मल कोई पॉइंट है जो कि प्लेन पर है, और एल एम एन क्या है, डिसीज हैं किसके, नॉर्मल के। एल एम एन क्या है, डिसीज हैं किसके, नॉर्मल के। तो बच्चों इसके आगे देखो लिखा है कि इक्वेशन 3 शोज दैट कि आर डॉट ए आई प्लस बी जे प्लस सी के इज इक्वल्स टू डी इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। तो अगर मान लो यहाँ पर इसके जो डी आर्स हैं बच्चों, इसके डी आर्स, यहाँ पर एल एम एन क्या है, डिसीज है। एल एम एन क्या है बच्चों, डिसीज, ठीक है। एल एम एन क्या है, डिसीज, ठीक है। अब डिसीज क्या होता है, डिसीज तो डीआर्स का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है। तो अगर मान लो यहाँ पर एबीसी डीआर्स के टर्म में आप लिख दोगे तो इक्वेशन सेम ऐसे ही लिखोगे, ठीक है। बस यहाँ पर एबीसी क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा डीआर्स ऑफ द
प्लेन। आई होप ये चीज समझ में आ रही होगी। तो यहां से बच्चों प्लेन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, ax प्लस बी वाई, देखो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल्स टू डी। तो बच्चों आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। जहां पर ए बी सी क्या है बच्चों, ए बी सी क्या है, ए बी सी हैं डीआरस ऑफ द किसके, डीआरस ऑफ द नॉर्मल, ठीक है, डीआरस ऑफ द नॉर्मल ऑफ द प्लेन, डीआरस ऑफ द नॉर्मल ऑफ द प्लेन। आई होप बच्चों ये चीज आपको समझ में आई होगी। वैसे तो थ्योरेटिकल चीजें यहां पर देखो लिख रखी हैं। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी बहुत ही अच्छी तरीके से, ठीक है। तो बच्चों एक बार को मैं आपको समराइज कर देता हूं यहां पर कि किसी भी प्लेन की जो वेक्टर के फॉर्म में जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है बच्चों, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल्स टू डी, जहां पर डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है कहां से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से प्लेन के बीच की। और बच्चों आर वेक्टर क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये होता है बच्चों आर कैप, आर वेक्टर। और एन कैप बच्चों क्या होता है, ये होता है यूनिट नॉर्मल वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर ऑफ द प्लेन। आई होप बच्चों ये चीज आप सभी बच्चों को क्लियर होगी। बताओ मुझे, अगर कोई डाउट है तो पूछने में कोई शर्माहट नहीं है, हम आपके टीचर हैं और एक टीचर को परेशान करना आपका एक बच्चे का कर्तव्य है, ठीक है। तो बच्चों आई होप ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा, अगर यहां पर आपके पास देखो बच्चों n इज इक्वल्स टू एल आई कैप प्लस एम जे कैप है ना, प्लस एन के कैप, अगर बच्चों ये डीसीज के फॉर्मेट में गिवन है तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन आप डायरेक्टली लिख सकते हो एक्स एल प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल्स टू डी। ये चीज बच्चों आप लिख सकते हो जब आपके पास डीसीज ऑफ द नॉर्मल गिवन होंगे। और अगर आपके पास डीआरस ऑफ द नॉर्मल गिवन है बच्चों तो उसे ऐसे लिख सकते हो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल्स टू डी। आई होप ये कंसेप्ट बच्चों आपको प्लेन का समझ में आ गया होगा। बस इतनी सी चीजें आपको याद रखनी है। एक तो वेक्टर के फॉर्मेट में ये इक्वेशन, डीसीज के फॉर्मेट में ये इक्वेशन, डीआरस के फॉर्मेट में ये इक्वेशन, ठीक है। यहां पर मैं लिख देता हूं अगर आपको डीआरस गिवन हो, अगर आपको डीसीज गिवन हो। बच्चों इतनी चीजें आपको याद रखनी है और आपको टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए कि टर्मिनोलॉजी क्या होती है बच्चों की। टर्मिनोलॉजी ये होती है कि यहां पर आर वेक्टर जो होता है, जब वेक्टर लाइंग ऑन द प्लेन, वो वेक्टर प्लेन पर ही होना चाहिए। और एन वेक्टर होता है बच्चों प्लेन के जो परपेंडिकुलर वाला वेक्टर होगा नॉर्मल का, उसका डीआरस या उसका डीसीज का वेक्टर होता है, ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर, ठीक है। और डी क्या होता है बच्चों, ओरिजिन से प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। चलें आगे, आपके सामने देखो स्क्रीन पर ये रहा आपका पहला सवाल कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन, ठीक है, विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 6/√29 फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है, एंड इट नॉर्मल वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन इज दिस वन। बच्चों आप इस सवाल को पढ़ के मुझे थोड़ा सा आइडिया दो, इस क्वेश्चन को पढ़ के बच्चों आप मुझे थोड़ा सा सलाह दो, थोड़ा सा आइडिया दो कि मुझे क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आप इसमें लिख सकते हो बच्चों कि यहाँ पर d इज इक्वल्स टू क्या है, 6/√29 गिवन है आपको। और यहाँ पर बच्चों आपको नॉर्मल का वेक्टर गिवन है। नॉर्मल का वेक्टर क्या होता है बताओ मुझे, n वेक्टर आपको गिवन है कि 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। ये चीज बच्चों आपको गिवन है, ये चीज आपको गिवन है। और आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए बेटा इक्वेशन ऑफ द प्लेन। आपको क्या चाहिए बच्चों, आपको चाहिए इक्वेशन ऑफ द प्लेन। तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन बच्चों आप कैसे निकालोगे, मुझे एक बार बताओ कि इक्वेशन ऑफ द प्लेन बेसिकली होती क्या है इन टर्म्स ऑफ द वेक्टर, होती है आर वेक्टर डॉट एन यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू डी। ये चीज होती है। तो हमें किन किन चीजों की जरूरत चाहिए, हमें चाहिए आर वेक्टर की। तो बच्चों यहां पर आर वेक्टर क्या हो जाएगा बताओ, यहां पर आर वेक्टर हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। आर वेक्टर हमेशा ही यही होता है। और बच्चों एन यूनिट वेक्टर की जरूरत है। तो यहां से देखो हमारे पास एन वेक्टर गिवन है, तो यहां से हम एन यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं कि नहीं बच्चों बताओ। यहां पर हम 4k कैप अपॉन इसी का मॉड से इसे डिवाइड कर देंगे बच्चों। आई होप ये चीज आपको याद होगी कि 2 स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 4 स्क्वायर हो जाएगा 16, ठीक है, दिस वन। आई होप बेटा आपको ये चीज याद होगी, ठीक है। तो यहां से हमारे पास इसका यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा बच्चों, 2i कैप प्लस माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है, अपॉन, और यहां से बच्चों क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा √20
रूट ऑफ 29। दिस इज योर यूनिट वेक्टर। अब बच्चों आपको क्या करना है, r डॉट n इज इक्वल टू डी कर देना है, बस आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैं लिख रहा हूँ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, ये हो गया बच्चों आपका r वेक्टर, और n का यूनिट वेक्टर क्या आ गया, यहाँ से देखो, यहाँ से हमारे पास आ गया 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, अपॉन रूट ऑफ 29 इज इक्वल्स टू, यहाँ से कितना गिवन है बच्चों, d गिवन है ना, और d की वैल्यू आपको 6 अपॉन रूट 29 पता है। बताओ, ये बात एकदम क्लियर है, ये बात एकदम क्लियर है। तो बच्चों यही आपकी इक्वेशन हो गई, किसके फॉर्मेट में, वेक्टर के फॉर्म में। बताओ मुझे, यही जो इक्वेशन आ गई, यही क्या हो गई आपकी इक्वेशन, यही इक्वेशन हो गई बच्चों वेक्टर के फॉर्म में। बताओ मुझे कोई डाउट, बताओ मुझे कोई डाउट। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, चाहे आप r की वैल्यू लिख दो, या आपके क्वेश्चन आंसर में आप ऐसे भी लिख सकते हो, r वेक्टर डॉट 2i वेक्टर माइनस 3j वेक्टर प्लस 4k वेक्टर अपॉन रूट ऑफ 29 इज इक्वल्स टू 6 अपॉन रूट ऑफ 29। आपका आंसर ये भी हो सकता है और आपका आंसर ये भी हो सकता है। बताओ बच्चों मुझे कोई डाउट है क्या आपको? अगर बेटा कोई डाउट है तो मुझसे बताना बिल्कुल ना भूलें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहां पर देखो बच्चों, आपके सामने अगला क्वेश्चन ये रहा, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन पर जरूर ध्यान दें। ऑफ द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। आपको यहां पर बच्चों ये इक्वेशन गिवन है कि r वेक्टर डॉट 6i वेक्टर माइनस 3j वेक्टर माइनस 2k वेक्टर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। दोस्तों ये आपके सामने ये इक्वेशन, ये एक इक्वेशन गिवन है। दोस्तों ये आपके सामने देखो एक इक्वेशन गिवन है, और आपको बताना क्या है, बताओ, आपको बताना है कि इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या है। आपको बताना क्या है दोस्तों, इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या है। ठीक है, तो आप इसे प्लेन के फॉर्म में लिख लेते हैं, इसको प्लेन के फॉर्मेट में लिख लें इसको। तो प्लेन के फॉर्मेट में दोस्तों ये क्या हो जाएगा, r कैप 6i कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप इज इक्वल्स टू -1। बताओ, इज इक्वल टू -1। बताओ मुझे कोई डाउट है अभी तक? बेटा अगर कोई भी डाउट है तो कृपया पूछना ना भूलें। आई होप आप सभी लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही होगी। आई होप बच्चों ये बात आपको समझ में आ रहा होगा कि दिस इज बस जस्ट ए इजी टास्क। तो बच्चों एक चीज बताओ कि इस प्लेन के डीआरस क्या होंगे, डीआरस ऑफ द प्लेन। बस सिर्फ मुझे इतना बता दो, डीआरस ऑफ द प्लेन। डीआरस ऑफ द प्लेन क्या होता है बच्चों, एन वेक्टर होता है कि नहीं, बताओ, एन वेक्टर होता है। और एन वेक्टर क्या होता है, किसी भी प्लेन का जो परपेंडिकुलर नॉर्मल का वेक्टर जो होता है वही होता है एन वेक्टर, है कि नहीं। बच्चों एक चीज तुम हमेशा याद रखना कि जब हम प्लेन का डीआरस लिखते हैं ना, तो इस वाले प्लेन का डीआरस नहीं लिखते, जो ये नॉर्मल का इसका डीआरस होता है, नॉर्मल का ये होता है एबीसी। समझ में आया, इसके डीआरस होते हैं एबीसी। अब बच्चों एक बात बताओ मुझे कि अगर इसके डीआरस एन वेक्टर हैं तो आपके पास यहाँ पर एन वेक्टर आपको गिवन है। देखो एन वेक्टर क्या है, 6i वेक्टर माइनस 3j वेक्टर माइनस 2k वेक्टर है, यही है। तो बच्चों यहाँ से डीआरस क्या आ गया मुझे बताओ, डीआरस ऑफ द नॉर्मल क्या आ जाएगा बताओ, डीआरस 6 -3 और -2 आ जाएगा कि नहीं, हाँ या ना बच्चों, जल्दी से मुझे बताओ हाँ या ना। तो ये बताओ, ये तो हो गए डीआरस, और डीसीज क्या हो जाएंगे, डीसीज क्या हो जाएंगे बताओ, डीसीज क्या हो जाते हैं बच्चों, डीसीज कैसे लिखते हो, 6 अपॉन, डीसीज कैसे लिखते हो, 6 अपॉन अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, कितना आ जाएगा बताना जरा, 6 स्क्वायर 36, 36 प्लस 9 है ना, प्लस 4 कितना आ जाएगा 49 है ना। तो यहाँ से ये हो गया रूट ऑफ 49, ठीक है। और यहाँ पर कितना आ जाएगा -3 अपॉन रूट ऑफ 49। मैंने आपको वेक्टर में बच्चों बता रखा है, 3D में भी बता रखा है कि आप इसे कैसे लिखते हो। लेक्चर नंबर 1 जरूर देखें अगर जिन बच्चों को डीसीज और डीआरस में डाउट है तो दोस्तों यहाँ से आपके पास इसके डीसीज कितना आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे 6/7 -3/7, और यहाँ से आ जाएगा बच्चों -2/7। बताओ मुझे क्या आपको कोई डाउट है बेटा? दोस्तों अगर यहाँ पर कोई डाउट है तो आप मुझे आराम से मैसेज करके अपने डाउट्स को दूर कर सकते हो। तो चलो दोस्तों यहाँ पर आ जाओ, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन। आपको आपके सामने यहाँ पर एक प्लेन गिवन है फ्रॉम द ओरिजिन। आपको इस प्लेन की डिस्टेंस बतानी है ओरिजिन से। वैसे तो दोस्तों जब आप अगले लेक्चर में जाओगे तो आपको
किसी भी पॉइंट का एक प्लेन से जो हम डिस्टेंस मेजर करते हैं उसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताया जाएगा अगले लेक्चर में। आज नहीं, आज हम बेसिक तरीके से करने वाले हैं। आज कौन से तरीके से करने वाले हैं? बेसिक तरीके से। तो बेटा हमें इसकी डिस्टेंस बतानी है ओरिजिन से। तो सबसे पहला काम करो कि इसे प्लेन के फॉर्मेट में लिख लो। 2x - 3y + 4z = 6 लिख सकते हो कि नहीं? बताओ इसे। = 6 लिख सकते हो कि नहीं? कोई डाउट है बेटा? = 6 लिख सकते हो इसको। अगर मैं इसे प्लेन के फॉर्मेट में लिखना चाहूँ वेक्टर के फॉर्म में, तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ? बताना जरा, कैसे लिख सकता हूँ? xi वेक्टर + yj वेक्टर + zk वेक्टर, है ना, डॉट, यहाँ से अगर मैं नॉर्मल वेक्टर लिखना चाहूँ तो ये लिख सकता हूँ 2i वेक्टर - 3j वेक्टर + 4k वेक्टर = 6। बच्चों ये चीज़ लिख सकता हूँ कि नहीं? मुझे बताओ, सीधा सीधा मुझे बताओ कि ये चीज़ मैं लिख सकता हूँ कि नहीं? क्या मुझे आज्ञा दोगे ये चीज़ लिखने की? क्या मुझे दोस्तों ये चीज़ लिखने की आज्ञा दोगे? आई होप दोगे, क्योंकि कंसेप्चुअल है। तो आप इतनी सी चीज़ को आप क्या बोल देते हो बेटा? आप इतनी सी चीज़ को बोल देते हो r वेक्टर इज डॉट 2i - 3j + 4k वेक्टर = 6। अभी तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट है बेटा? अब मुझे एक बात बताओ कि ये वाला जो वेक्टर होता है, ये वाला वेक्टर, ये क्या होता है? ये एक यूनिट वेक्टर होना चाहिए बच्चों। ये क्या होना चाहिए? एक यूनिट वेक्टर होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो प्लेन की इक्वेशन होती है वो क्या होती है? r वेक्टर डॉट n वेक्टर = d, जहां पर n वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर। तो इसका हम क्या करेंगे? यूनिट वेक्टर लिख लेंगे। r वेक्टर डॉट, इसका यूनिट वेक्टर बच्चों क्या हो जाएगा? 2i - 3j + 4k, ठीक है, 4k अपॉन अंडर रूट में कितना आ जाएगा बच्चों? अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर 4 + 9 + 16 कितना आ जाएगा? √29, √29 आ जाएगा = 6। बताओ बच्चों मुझे, क्या आपको कोई डाउट है इस स्टेप में? मुझे बताओ आप सभी लोग, क्या इस स्टेप में आपको डाउट है? आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। तो दोस्तों यहाँ से जब आप इसको प्लेन के फॉर्मेट में लिखोगे तो कितना आ जाएगा बताओ? 2i डॉट 2i वेक्टर - 3j वेक्टर + 4k वेक्टर, ठीक है, + 4k वेक्टर। और ये आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों? बताओ इसकी डिस्टेंस ओरिजिन से कितनी आ जाएगी? ओरिजिन से दोस्तों इसकी डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? मुझे बताओ। यहाँ पर क्या करोगे आप? दोनों साइड 6/√29 से डिवाइड करोगे। ऐसा क्यों किया? दोनों साइड √29 से डिवाइड क्यों किया दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर आपका यूनिट वेक्टर होना चाहिए। यहाँ पर तो आपने यूनिट वेक्टर ऐसे बना दिया है ना, और यहाँ पर भी यूनिट वेक्टर दोस्तों बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? √29 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो ये दो के दोनों साइड ये दोनों इक्वल होंगे। यहाँ पर अगर √29 से डिवाइड कर रहे हो तो यहाँ पर भी आप √29 से डिवाइड करोगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप बस मेन इक्वेशन से इसका कंपैरिजन कर लो, आपका काम हो गया। ये स्टेप लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से देखो इसको कंपैरिजन कर लो बस आप, ठीक है। किससे कंपैरिजन कर लोगे? r डॉट n वेक्टर = d। तो यहाँ से हमारे पास d कितना आ जाएगा दोस्तों? d आ जाएगा 6/√29। बताओ यहाँ पर हमारे पास d कितना आ जाएगा दोस्तों? 6/√29। यहाँ पर हमने ऐसा क्यों किया? एक बार दोबारा सुनो। यहाँ पर हमने क्या किया? सबसे पहले इस इक्वेशन को हमने वेक्टोरियल फॉर्म में लिख लिया। दोबारा अगले स्टेप में बेटा हमने इसको वेक्टर के फॉर्मेट में पूरी तरीके से बदल दिया। फिर यहाँ पर हमें क्या करना था बेटा कि इसको यूनिट वेक्टर के फॉर्मेट में बदलना था। तो यूनिट वेक्टर के फॉर्मेट में बदलने के लिए दोनों साइड हमने क्या किया? √29 से डिवाइड कर दिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर हमें यूनिट वेक्टर बनाना था, और यूनिट वेक्टर बनाने के लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा? √29 से अगर इधर डिवाइड करोगे तो इक्वल करने के लिए √29 से इधर भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमारे पास बाय द कंपेरिजन ऑफ दिस d क्या आ गया बच्चों? 6/√29। अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन। ये चीज है, फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन को सीखने के पहले, है ना, मैं आप सभी लोगों को यहाँ पर मैं देखता हूँ कि अगर इस स्लाइड में नहीं है ना, तो मैं आपको यहाँ पर आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताता हूँ। यहाँ पर आपको मैं बहुत एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताता हूँ। जैसे मान लो कि अगर आपके पास कोई लाइन है ना, तो यहाँ पर एक काम करना, आप यहाँ पर ना हेडिंग डाल लेना कंसेप्ट, ठीक है। मैं जो चीज़ बच्चों आपको लिखाने वाला हूँ बहुत ही ज़रूरी कंसेप्ट है, ठीक है, बहुत ही ज़रूरी कंसेप्ट है।
हालांकि ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, बट मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा। जैसे मान लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी जनरल लाइन की इक्वेशन है x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c। ये बच्चों आपके पास अगर कोई इक्वेशन लिखी है, ये एक कोई लाइन है, ये क्या है दोस्तों, ये एक लाइन है, ये क्या है बच्चा, ये एक लाइन है, ठीक है, जो कि आपको गिवन है, जिसके डीआर्स दोस्तों आपको पता है, डीआर्स क्या है, ABC है, ABC है, और फिक्स पॉइंट क्या है दोस्तों इसके, फिक्स पॉइंट है इसके x1, y1, z1, x1, y1, z1, ये हमारे फिक्स पॉइंट है, ठीक है, ये दोस्तों फिक्स पॉइंट है। तो यहाँ पर आप एक जनरल पॉइंट ले सकते हो, इसको क्या करो, बस इसको मान लो लैम्डा। तो आप कोई भी जनरल पॉइंट एक लाइन का आप इस तरीके से लिखोगे कि x माइनस x1 बाई ए इज इक्वल्स टू लैम्डा। तो दोस्तों यहाँ से आपके पास x इक्वल टू क्या आ जाएगा, a लैम्डा प्लस x1, a लैम्डा प्लस x1। सिमिलरली दोस्तों आपके पास y क्या आ जाएगा, b लैम्डा प्लस y1 आ जाएगा, और z कितना आ जाएगा दोस्तों, c लैम्डा प्लस z1 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये होता है कि आप किसी भी लाइन का अगर आपको जनरल टर्म लिखना हो, आपको उसके डीआर्स पता हो और आपको एक पॉइंट पता है, तो आप बच्चों जनरल टर्म क्या लिख सकते हो, किसी भी लाइन का जनरल टर्म, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये जनरल टर्म। बच्चों आप कैसे लिख सकते हो इस लाइन का, अगर आपको x1, y1, z1 पता है और आपको इस लाइन के डीआर्स मालूम है, तो जनरल टर्म बच्चों आप लिख सकते हो a लैम्डा प्लस x1, a लैम्डा प्लस x1, b लैम्डा प्लस y1 और c लैम्डा प्लस z1। बच्चों ये चीज आपकी कॉपी में नोट डाउन होना चाहिए, क्योंकि जहां पर भी आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिरर इमेज बताने की जरूरत पड़ेगी, हर जगह बच्चों आपको इस कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी। अब दोस्तों हम इस कंसेप्ट पर आ जाते हैं, क्या बताना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन, आपको ये बताना है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये होगा कि आपको यहाँ पर देखो, आपको यहाँ पर एक प्लेन की इक्वेशन गिवन है, जो कि ये गिवन है 2x माइनस 3y प्लस 4z। एक बार समझ लेना इसे बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में कई सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी गिवन है और यहाँ पर भी गिवन है, ठीक है। तो दोस्तों आपके सामने ये प्लेन है, ठीक है। अब आपको बताना क्या है, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर बताना है, इसको मैं बोल देता हूँ P, और कहाँ से बताना है, ओरिजिन से बताना है, ठीक है। इनफैक्ट चाहे ओरिजिन से बताना हो चाहे कहीं और से बताना हो, आपका कंसेप्ट सेम यही रहने वाला है, ठीक है। तो ओरिजिन को मान लेते हैं O। और बच्चों मुझे एक बात बताओ कि अगर आपके सामने कोई प्लेन की इक्वेशन गिवन होती है, तो इसका जो परपेंडिकुलर होता है, इसका जो नॉर्मल होता है, इसके डीआर्स कितने हो जाते हैं, इस लाइन के दोस्तों डीआर्स क्या क्या हो जाएंगे बताओ, ABC हो जाता है, मतलब 2 माइनस 3 4। इस लाइन का डीआर्स हो जाएगा कि नहीं दोस्तों, बताओ। OP का डीआर्स क्या हो जाएगा, OP का डीआर्स ये हो जाएगा 2 माइनस 3 4 हो जाएगा, बताओ पक्का हो जाएगा कि नहीं, मुझे बताओ, पक्का हो जाएगा ना। तो दोस्तों अगर इसके डीआर्स आपको पता है, आप इस तरीके से सोचो, इस तरीके से कि दोस्तों आपके पास एक फिक्स पॉइंट पता है, x1, y1, z1 पता है, और आपको इस लाइन के डीआर्स मालूम है, तो दोस्तों आप एक जनरल टर्म लिख सकते हो कि नहीं, कुछ इस तरीके से a लैम्डा प्लस x1, b लैम्डा प्लस y1, c लैम्डा प्लस z1 लिख सकते हो ना। यहाँ पर ABC की जगह पे क्या है दोस्तों, a इक्वल टू 2 है और -3 है और 4 है। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पर जनरल टर्म लिखना चाहूँ, है ना, जनरल टर्म ऑफ द लाइन, किस लाइन का दोस्तों, OP का। अगर मैं OP का जनरल टर्म लिखना चाहूं दोस्तों, तो मैं क्या लिख सकता हूं, जरा मुझे बताओ। जनरल टर्म हो जाएगा 0 प्लस 2 लैम्डा, तो क्या हो जाएगा 2 लैम्डा, 0 माइनस 3 लैम्डा कितना हो जाएगा, -3 लैम्डा, 0 प्लस 4 लैम्डा तो कितना हो जाएगा, 4 लैम्डा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों ये है कि ये वाला पॉइंट लाई कहां पे करता है। ये वाला पॉइंट अगर तुम प्लेन पर लाई करा दोगे, इस पॉइंट को दोस्तों अगर तुम प्लेन पर लाई करा दोगे, तो ये पॉइंट कौन सा वाला बन जाएगा, यही नॉर्मल वाला। क्यों, क्योंकि भैया आपने ये जो डीआर्स लिए हैं, ये किसके डीआर्स है, नॉर्मल के ही तो डीआर्स हैं, समझ में आई बात। और हमेशा जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता है, क्या होता है, यही नॉर्मल का ही तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता है कि नहीं। तो यहां पर ये वाला जो पॉइंट है बच्चों, ये कहां लाई करेगा, लाइज ऑन द
प्लेन। दोस्तों बार बार बता रहा हूं, दिस कंसेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। सो बच्चों आप इसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करें। तो बच्चों अगर ये वाला पॉइंट इस प्लेन पर लाई करेगा तो इस प्लेन को सेटिस्फाई भी करेगा। तो 2x की जगह हो जाएगा बच्चों 2 लैम्डा माइनस 3y की जगह हो जाएगा माइनस 3 लैम्डा प्लस 4z की जगह हो जाएगा 4 लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो दोस्तों यहां से हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। सॉरी, यहां पर दोस्तों -6 भी है साथ में। ठीक है, तो यहां पर -6 भी लिख लो। ठीक है, यहां पर देखो, यहां पर हर जगह -6 भी है, तो यहां पर -6 भी लिख लेते हैं। -6 इज इक्वल्स टू 0, -6 इज इक्वल्स टू 0। तो दोस्तों यहां से हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं बताओ। यहां से हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी ना, क्या आ जाएगा 4 लैम्डा प्लस 9 लैम्डा प्लस 16 लैम्डा -6 इज इक्वल्स टू 0। तो दोस्तों यहां से हमारे पास लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, जरा मुझे बताओ। लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 16 9 25, 6/29 आ जाएगी। बताओ 6/29 आ गई। हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई 6/29? लैम्डा की। और यही वाला पॉइंट क्या है आपका, पी वाला पॉइंट है। क्यों? क्योंकि यही तो आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया। क्यों? क्योंकि हमने dr ये परपेंडिकुलर वाली लाइन के लिए है, इसी वजह से बच्चों। तो यहाँ पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर आपका क्या हो जाएगा बताओ। फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बच्चों, 2 लैम्डा है ना, 2 × 6/29 -3 लैम्डा -3 × 6/29 और 4 लैम्डा यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 4/6/29। यही जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा, यही कोऑर्डिनेट आपका क्या हो जाएगा बच्चों, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो इसे सॉल्व करके आप आराम से अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, जो भी आ जाए यहाँ पर। ये आ जाएगा 12/29 और यहाँ से आ जाएगा -18/29 और यहाँ से आ जाएगा 24/29। तो दोस्तों आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर मैंने आपको कंसेप्ट बताया कि किसी भी लाइन का आप जनरल टर्म कैसे लिखते हो। उसके बाद बच्चों यहाँ पर हमने सीखा कि जनरल टर्म अगर आपको गिवन है तो आप किसी लाइन का फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालते हो प्लेन में। ठीक है दोस्तों, तो अब आ जाओ यहाँ पर देखो क्या गिवन है। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर एंड पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि आपके पास एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। आपको एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। जैसे मान लो ये एक प्लेन है, ठीक है। आपको इसका जो ये नॉर्मल है, आपको ये नॉर्मल आपको गिवन होगा, एन वेक्टर है आपको दोस्तों, ये नॉर्मल गिवन होगा। और ये जो प्लेन है, ये प्लेन कहाँ से पास हो रहा है, ए वेक्टर से पास हो रहा है। बेसिकली आपको एक पॉइंट पता होगा कि ये प्लेन पास कहाँ से हो रहा है, ये प्लेन पास कहाँ से हो रहा है, और आपको इसकी दोस्तों इक्वेशन निकालने को बोला जाएगा। तो यहाँ पर आर वेक्टर को मान लेते हैं यहाँ कहीं पे, आर वेक्टर को मान लेते हैं यहाँ कहीं पे, ठीक है। तो दोस्तों एक बात बताओ, अगर ये प्लेन ए वाले पॉइंट से पास हो रहा है ना, जैसे मान लो ये वाला प्लेन है, ये वाला प्लेन है, ये कहीं ए पॉइंट से पास हो रहा है, ए पॉइंट इधर कहीं मान लो किसी कॉर्नर में, और आर वेक्टर कहां पर होगा दोस्तों, इसी प्लेन पर ही होगा। आर वेक्टर इसी प्लेन पर ही होगा कि नहीं मुझे बताओ। अब मुझे एक चीज बताओ, ये ए वेक्टर और आर वेक्टर इस प्लेन पर ही हैं, और नॉर्मल वेक्टर दोस्तों इधर है, प्लेन के परपेंडिकुलर, है ना, है कि नहीं। तो दोस्तों अगर a माइनस आर लिखोगे या r माइनस ए लिखोगे, r माइनस ए वेक्टर लिखोगे, तो इसका नॉर्मल के साथ एंगल कितना बन जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा कि नहीं। सोच के बताओ बच्चा कि ये 90 डिग्री हो जाएगा कि नहीं। r वेक्टर भी इस प्लेन पर है, ए वेक्टर भी इसी प्लेन पर है, क्योंकि प्लेन ए वेक्टर से पास हो रहा है। तो जब तुम r माइनस ए वेक्टर लिखोगे तो r माइनस ए वेक्टर कहां पर होगा, इसी प्लेन पर ही होगा, और n वेक्टर कहां पर है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो दोस्तों इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। आई होप आपको बच्चों ये चीज समझ में आ गई होगी। आई होप बच्चों आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। यहां पर सब कुछ लिखा है, लेट अ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट ए विद पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू n वेक्टर, ठीक है। लेट r विद द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट p, ये r वेक्टर कोई पॉइंट है, ठीक है, p का ये r वेक्टर पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, कोई पॉइंट यहाँ पर p है, ठीक है। देन द पॉइंट p लाइज इन द प्लेन एंड ओनली इफ AP इज परपेंडिकुलर टू n। तो बच्चों AP डॉट n कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और दो वेक्टर जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका नॉर्मल क्या, उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है दोस्तों, 0। तो यहाँ से AP क्या आ गया, r माइनस ए वेक्टर। तो अल्टीमेटली यहाँ से हमारे पास दोस्तों
प्लेन की इक्वेशन आ गई आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है, डॉट एन वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। तो इस इक्वेशन को कभी भी मत भूलना। चलो यहां पर आ जाओ, यहां पर आ जाओ दोस्तों। अब इसी को अगर हम कार्टेशियन फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? यही जो हमारे पास ये इक्वेशन आई है, इसी को अगर हम कार्टेशियन फॉर्मेट में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? यहां पर देखो ये एक प्लेन है, ठीक है, ये एक प्लेन का नॉर्मल है। इसके नॉर्मल दोस्तों गिवन है एन वेक्टर इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ये आपको गिवन है, ठीक है। और दोस्तों आर वेक्टर इसी प्लेन पर ही होगा, आर वेक्टर, और आर वेक्टर आपके पास ये गिवन है, आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये चीज़ गिवन है। और दोस्तों आर वेक्टर तो हमेशा देखो यही होता है ना, सॉरी ए वाला वेक्टर बच्चों ये गिवन है, देखो ए वेक्टर, ये ए वेक्टर है और ये आर वेक्टर है, ठीक है। ये आर ए वेक्टर है x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, और दोस्तों एन वेक्टर है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ठीक है। सी के कैप यहाँ पर इधर लिख दिया है तो इसे हटा दो यहाँ से। तो दोस्तों यहाँ से हमारे पास प्लेन की इक्वेशन क्या हो जाती है, आर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0, ये चीज़ हो जाती है। अब यहाँ पर दोस्तों आर माइनस ए वेक्टर निकालोगे, एक्स आई वेक्टर दिस वन माइनस ये वेक्टर करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स माइनस x1 आई वेक्टर प्लस वाई माइनस y1 जे वेक्टर जेड माइनस z1 के वेक्टर, डॉट कर दोगे दोस्तों इसके साथ ए आई वेक्टर प्लस बी जे वेक्टर प्लस सी के वेक्टर। तो दोस्तों जब इसका डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो आपके पास देखो ये वाली इक्वेशन आ जाएगी कि नहीं। जब आप इसका डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो क्या करते हो, आई को आई के साथ में मल्टीप्लाई करते हो, x माइनस x1 इंटू ए प्लस वाई माइनस y1 इंटू बी प्लस जेड माइनस z1 इंटू सी इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया दोस्तों, ये तो और ज़्यादा इजी हो गई कि अगर आपके पास कोई पॉइंट मालूम है कि x1 y1 z1 से प्लेन पास हो रहा है, और दोस्तों आपको इसके डीआरस मालूम है, इसके नॉर्मल के डीआरस है ना, इसके नॉर्मल के डीआरस, तो उसकी डायरेक्ट इक्वेशन लिख सकते हो ए एक्स माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस y1 प्लस सी जेड माइनस z1 इज इक्वल टू 0। तो जल्दी से इस क्वेश्चन पर आ जाओ। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच पासेस थ्रू द पॉइंट। यहां पर देखो आपको एक पॉइंट गिवन है दोस्तों, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन डायरेक्शन रेशियो आपको देखो ये गिवन है दोस्तों। कंडीशन कुछ ऐसी है कि यहां पर आपको एक प्लेन गिवन है और कह रहा है कि ये प्लेन जो है इस वाले पॉइंट से पास हो रही है 5,2,-4 से, और इसका जो ये नॉर्मल है ना, इसके डीआरस गिवन है दोस्तों, इसके नॉर्मल के डीआरस गिवन है कि क्या क्या गिवन है, 2,3,-1 ये गिवन है। तो दोस्तों आप इसकी डायरेक्ट इक्वेशन लिख सकते हो, कैसे लिखते हो बताना जरा मुझे, ए एक्स माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस y1 प्लस सी जेड माइनस z1 इज इक्वल्स टू 0, यही लिख देते हो आप उस प्लेन की इक्वेशन जो किसी पॉइंट से पास हो और उसके नॉर्मल के डीआरस ये गिवन हो। तो दोस्तों बस सीधे सीधे वैल्यू जो आप पुट कर दो यहाँ पर 2, ठीक है। x माइनस x1 कितना है बच्चों, x माइनस 5 प्लस b कितना है बेटा, b है 3 y माइनस 2 प्लस c कितना है -1, z कितना है बच्चों, z माइनस, और यहाँ पर +4 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। बस बच्चों अब इसे सॉल्व कर लो आप आराम से, क्या आ जाएगा बताओ, 2x माइनस 10 प्लस 3y माइनस 6, और यहाँ से आ जाएगा बच्चों -z माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। बस इसे सिंप्लीफाई करके लिख लो, 2x प्लस 3y माइनस z, और यहाँ से आ जाएगा बच्चों क्या आ जाएगा बताओ, -20 इज इक्वल्स टू 0। यही आ गई आपके पास प्लेन की इक्वेशन, यही आ गई बच्चों आपके पास प्लेन की इक्वेशन जो कि इस पॉइंट से पास होती है और जिसके नॉर्मल के डीआरस 2, 3, -1 है। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गया होगा। अगला मेन कंसेप्ट बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है, यहाँ पर देखो कि आपके पास ना यहाँ पर नॉर्मल वगैरह की इक्वेशन नहीं पता होगी। यहाँ पर दोस्तों आपको उस प्लेन की इक्वेशन बतानी पड़ेगी जो कि 3 पॉइंट से पास हो रही हो, जो कि 3 पॉइंट से पास हो रहा है। देखो यहाँ पर मान लो कोई पॉइंट है ना, यहाँ पर मान लेते हैं कोई पॉइंट R है, यहाँ पर मान लेते हैं कोई पॉइंट S है, और यहाँ पर कोई पॉइंट दोस्तों T है। ये 3 के तीनों पॉइंट्स नॉन कोलिनियर पॉइंट है। ये 3 के तीनों पॉइंट्स दोस्तों क्या है, नॉन कोलिनियर पॉइंट है। नॉन कोलिनियर का मतलब है कि रैंडमली ये कहीं पर भी है। नॉन कोलिनियर पॉइंट का मतलब है दोस्तों ये रैंडमली कहीं पर भी है। तो इनकी इक्वेशन होती है दोस्तों, यहाँ पर आप ध्यान से देख लो, यहाँ पर आप ध्यान से देख लो,
कि जैसे इन्होंने क्या किया है यहाँ पर, है ना, इन्होंने दोस्तों क्या किया है, एक बार ध्यान से समझ लो इसे, है ना। इन्होंने दोस्तों यहाँ पर किसी भी पॉइंट को देखो पकड़ लिया है, ए वेक्टर को, फॉर एग्जांपल इन्होंने दोस्तों ए वेक्टर को पकड़ लिया है, ठीक है, इन्होंने ए वेक्टर को पकड़ लिया है, ठीक है। और उसके बाद क्या किया है, देखो किसी एक वेक्टर को पकड़ के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया है दो वेक्टर के साथ में। क्यों किया है? क्योंकि यहां से हमारे पास नॉर्मल आ जाएगा, आर एस क्रॉस आर टी, ठीक है दोस्तों। ये देखो आर एस क्रॉस आर टी, ये दो वेक्टर इन्होंने पकड़ा। जब इसका आप क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो वो क्रॉस प्रोडक्ट क्या देगा, इसका नॉर्मल वेक्टर दे देगा कि नहीं। आप जानते हो कि ए क्रॉस बी क्या होता है, ए क्रॉस बी एक ऐसा वेक्टर होता है जो कि ए के भी परपेंडिकुलर हो और बी के भी परपेंडिकुलर हो। तो दोस्तों आर एस क्रॉस आर टी कौन सा वेक्टर होगा, एक ऐसा वेक्टर जो आर एस के भी परपेंडिकुलर होगा, जो आर टी के भी परपेंडिकुलर होगा कि नहीं। तो और खुद से सोचो कि कोई ऐसा वेक्टर जो आर एस के भी परपेंडिकुलर हो, आर टी के भी परपेंडिकुलर हो, कौन सा वेक्टर हो जाएगा, वही हो जाएगा नॉर्मल वेक्टर, ठीक है। तो दोस्तों ये वाला जो वेक्टर लिख रखा है आप समझ सकते हो कि ये कौन सा वेक्टर है, यही है आपका नॉर्मल वेक्टर। और r माइनस ए क्या है, ये हो गया एक यहाँ पर कोई ना कोई एक पॉइंट ले लिया r, ठीक है, यही पॉइंट ले लिया r, इसमें से कोई ए बी सी होगा, है ना। r माइनस ए के साथ में क्या किया, कोई एक पॉइंट पकड़ के r माइनस ए ले लिया और उसके बाद इसके साथ में डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। कैसे क्या किया है और समझना है आपको, बताओ और समझना है दोस्तों। तो दोस्तों बस इसमें इतना सा कर सकते हो कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल r वाला पॉइंट ही अगर मैं a पॉइंट मान लेता हूँ, है ना, r वाला पॉइंट ही अगर मैं a पॉइंट मान लूँ, तो यहाँ पर आप खुद ही सोचो, अगर आप इस वेक्टर को मिलाओगे r माइनस ए करोगे, है ना, अगर आप r माइनस ए करोगे तो r माइनस ए वेक्टर तो इसी प्लेन में ही रहेगा, क्योंकि r वेक्टर भी प्लेन में है और a वेक्टर भी प्लेन में है। लेकिन आर एस क्रॉस आर टी कहाँ पर होगा दोस्तों, ये नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा। इसी वजह से, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है कि 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों आर एस क्रॉस आर टी क्या है, वो नॉर्मल वेक्टर है और r माइनस ए क्या है, ये उस प्लेन में है। तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। इसी वजह से इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया, 0 हो गया। बच्चों आपको इतनी टेक्निकलिटी में जाने की ज़रूरत नहीं है, है ना। बस आप सीधा सीधा याद रखो ये वाली इक्वेशन, आप सीधा सीधा दोस्तों ये वाली इक्वेशन याद रखो कि किसी भी अगर हमारे पास 3 पॉइंट है, हमारे पास अगर दोस्तों 3 पॉइंट है ए बी सी, तो उनसे पास होने वाली प्लेन का इक्वेशन वेक्टर के फॉर्म में क्या होता है, ये होता है। क्या होता है दोस्तों, r माइनस ए वेक्टर, ठीक है, और इसके साथ में डॉट प्रोडक्ट ले लो किस b माइनस ए वेक्टर और क्रॉस यहाँ पर c माइनस ए वेक्टर, ठीक है, c माइनस ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। यही हो जाएगा दोस्तों। बस आप यही फॉर्मूला याद रखो। ये फॉर्मूला कैसे आता है मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया कि आर एस क्रॉस आर टी क्या हो जाएगा, इसका नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा और r माइनस ए इसी प्लेन पर होगा, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर दोस्तों आप एक चीज़ समझने की कोशिश करो, यहाँ पर आप एक चीज़ समझने की कोशिश करो कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो कार्टेशियन फॉर्मेट में कैसे लिखोगे। कार्टेशियन फॉर्मेट में मान लिया कोई पॉइंट ए है, सॉरी ए नहीं, x1 y1 z1 है, कोई पॉइंट दूसरा x2 y2 z2 है, x3 y3 z3 है, और ये सारे के सारे किसके कोऑर्डिनेट हैं दोस्तों, आर एस टी के, आर एस टी के कोऑर्डिनेट्स हैं ये। और एक्स वाई जेड कोई कोऑर्डिनेट है दोस्तों किसका, किसी भी पॉइंट P का जो कि इस प्लेन पर लाई करता है, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट हो गया P जो कि कहीं प्लेन पर लाई करता है। उसके बाद दोस्तों आर पी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, आर पी के हो जाएंगे x माइनस x1 आई कैप प्लस y माइनस y1 जे कैप प्लस z माइनस z1 के कैप, ठीक है। और दोस्तों आर एस के क्या हो जाएंगे, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 हो जाएंगे। आर टी के क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। तो आपको ना ये बेसिक फार्मूला याद रखना है कि 3 पॉइंट से पास होने वाली प्लेन की डायरेक्ट इक्वेशन कैसे लिखते हो। 3 पॉइंट से पास होने वाले, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की डायरेक्ट इक्वेशन दोस्तों आप कैसे लिखते हो कि कोई एक पॉइंट x1 पकड़ लो, है ना, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1,
x2 में से x1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, x3 में से भी x1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, y2 में से y1 को कर दो, y3 में से y1 को कर दो, z2 में से z1 को कर दो, z3 में से z1 को कर दो। इनका डिटर्मिनेंट दोस्तों 0 कर दोगे तो जो आपके पास प्लेन की इक्वेशन आएगी वही आपके पास हो जाएगा कि एक ऐसा प्लेन जो कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास होगा। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर जल्दी से देख लो, एक क्वेश्चन है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस वन। आपको बच्चों वेक्टर इक्वेशन निकालनी है उस प्लेन की जो इस पॉइंट से पास होती है, ये चीज बतानी है। तो अब आप इसमें क्या कर सकते हो बताओ। यहां पर आप कर सकते हो किसी एक को आप ए पॉइंट मान लो, है ना। मान लेता हूं मैं ए जो है यही है 2i कैप प्लस 5j कैप, है ना, -3k कैप। दोस्तों मैंने इस वाले पॉइंट को ए मान लिया और मैं इसको बी मान लेता हूं। बी वेक्टर इज इक्वल टू -2i कैप -3j कैप प्लस 5k कैप। ठीक है, और दोस्तों सी वेक्टर यहाँ से हो जाएगा 5i कैप प्लस 3j कैप -3k कैप। ये हो जाएगा आपका ABC वेक्टर। तो दोस्तों मुझे ये बताओ कि वेक्टर के फॉर्म में इसकी इक्वेशन क्या होती है 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की। ये होती है r-a वेक्टर डॉट, और क्या होता है बताओ, डॉट b वेक्टर माइनस a वेक्टर, b में से a को सब्ट्रैक्ट कर दो क्रॉस c में से भी a को सब्ट्रैक्ट कर दो, c में से a को भी सब्ट्रैक्ट कर दो इज इक्वल टू 0। बस दोस्तों अब यहाँ पर आप आराम से इस सारी की सारी वैल्यूज को पुट कर देना, आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ से मैं इसे लिख दूँ r-a वेक्टर दोस्तों कितना है 2i वेक्टर प्लस 5j वेक्टर, ठीक है, -3k वेक्टर। और यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों b माइनस a वेक्टर कितना हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ देखो, -2i कितना हो जाएगा -4i वेक्टर, -3 -5 -8j वेक्टर, 5 + 3 हो जाएगा 8k वेक्टर। ठीक है दोस्तों, ये वाला वेक्टर और इस वाले वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेना पड़ेगा आपको। c माइनस a वेक्टर कितना हो जाएगा 5 - 2 3i, 3 - 5 -2j और -3 + 3 0 आ जाएगा। इसके साथ में दोस्तों आपको क्रॉस प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। बस अब आपका काम इतना है कि आप इस वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेके बस इसे 0 लिख दो, वही जो इक्वेशन आएगी आपके पास क्या आ जाएगी दोस्तों, वेक्टर के फॉर्मेट में इक्वेशन आ जाएगी। अच्छा, अब अगर इसी को आपको कार्टेशियन फॉर्मेट में लिखना होता तो कैसे लिखते इक्वेशन ऑफ द प्लेन। कार्टेशियन फॉर्मेट में देखो कितना सिंपल है, x - x1, x - 2, y - y1, यहाँ पर दोस्तों y -5 और z - z1 यहाँ पर हो जाता z + 3। ठीक है, ये इधर इक्वल टू 0 और यहाँ पर देखो x2 - x1 हो जाता है -2 2 कितना हो जाएगा -4, -3 -5 -8 हो जाएगा, 5 + 3 यहाँ पर 8 हो जाएगा। और यहाँ से दोस्तों 5 - 2 कितना हो जाएगा 3 और 3 - 5 - 2 और -3 - 3 0 आ जाएगा। ये यहाँ से आपके पास डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ द प्लेन आ जाएगी। तो दोस्तों आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। यहाँ पर हम सभी लोगों ने डिस्कशन किया है बहुत ही ब्यूटीफुली कि हम एक प्लेन की इक्वेशन को कैसे फाइंड आउट करते हैं। बेसिकली अगर आपके पास कोई एक पॉइंट गिवन है और प्लेन का नॉर्मल पता है तो आप कैसे निकालते हो प्लेन की इक्वेशन। दूसरी चीज़ हमने सीखी कि अगर हमारे पास प्लेन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स अगर हमें गिवन है तो हम कैसे वेक्टर के फॉर्म में कार्टेशियन इक्वेशन निकालते हैं कैसे करके। और हमने एक चीज़ सीखा है बेटा कि अगर हमारे पास नॉर्मल के DRs पता हो और प्लेन किसी एक पॉइंट से पास हो रहा हो तो हम उसकी इक्वेशन कैसे निकालते हैं। एक बार को मैं आपको लिख के बता देता हूँ। पहली इक्वेशन दोस्तों हमारे पास आई थी r वेक्टर डॉट a वेक्टर इज इक्वल्स टू d वेक्टर। ठीक है, अगर किसी भी प्लेन का आपको नॉर्मल वेक्टर पता हो और एक पॉइंट पता हो तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाती है दोस्तों, r वेक्टर डॉट a वेक्टर इज इक्वल टू d वेक्टर। दूसरा चीज़ हमने दोस्तों पढ़ा था r माइनस a वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू 0, जब प्लेन का नॉर्मल पता हो और a वेक्टर पता हो कि प्लेन किसी फिक्स पॉइंट से पास हो रही है। तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा था दोस्तों कि r माइनस a वेक्टर डॉट b माइनस a क्रॉस, है ना, क्रॉस c माइनस a इज इक्वल्स टू 0। हमने दोस्तों ये 3 फॉर्मेट में प्लेन की इक्वेशन पढ़ी है। अगली क्लासेस में हम सभी लोग सीखने वाले हैं कि कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है, किसी पॉइंट का एक प्लेन से डिस्टेंस क्या होता है, बाकी सारी चीज़ें हम दोस्तों प्लेन के बारे में 1 बाय 1 डिस्कशन करेंगे। तब तक आप जुड़े रहिए अड्डा 24/7 स्कूल के साथ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।